स्वागत है चैनल पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ज्योग्राफी से रिलेटेड था जिसमें 25 क्वेश्चन की व्याख्या की गई है और ये दूसरा वीडियो है जो कि प्राचीन इतिहास से है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो व्याख्या की जा रही है पूरी डिटेल से की जाएगी। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन आने की भी संभावना रहती है या उसकी प्रकृति चेंज करके पूछा जाता है। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से एक पैटर्न का भी पता लगता है। तो जो पहला वीडियो ज्योग्राफी का अपलोड किया गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इस वीडियो में 50 प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी। तो पहला है जो कि 64th बीपीएससी 2018 में पूछा गया था, जिसका हाल ही में फाइनल रिजल्ट आया है। तो क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन एवं कृषि के? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग पूछ रहा है। ऑप्शन है पुरा पाषाण काल, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और लौह युग। तो ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अब हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर पूछ रहा है किस रंग का उपयोग होता था। ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पांडु और नीला। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। ये 14th बीपीएससी 1995 में पूछा गया था। अब है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल इसका आंसर हो जाएगा। और आद्य ऐतिहासिक काल का जो कालखंड था वो 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसका कालखंड था। और इसे आद्य ऐतिहासिक काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लेखन की कला का ज्ञान है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया, इसीलिए भी इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब है, 63rd बीपीएससी में पूछा था जो कि 2017 में हुआ था। पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है। तो पक्की ईंट से बनी इमारत सबसे प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन ए। अब पूछ रहा है जो कि 53rd से लेकर के 55th बीपीएससी 2011 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह पूछ रहा है तो ये लोथल हो जाएगा। लोथल हड़प्पा का बंदरगाह था और लोथल है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले के में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात में और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल में टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल पूछ रहा है। ये देखिए 60 से 62 बीपीएससी पूछा था। तो ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा और लोथल। तो यह टेराकोटा का जो हल मिला है वो बनावली से मिला है और बनावली है वो हरियाणा के फतेहपुर जिलों में स्थित है। हरियाणा के फतेहपुर जिले में स्थित है बनावली। यहीं से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 बीपीएससी में पूछा गया था जो कि अभी हाल ही में दिसंबर 2020 में 66 बीपीएससी हुआ था। तो देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो कालीबंगा में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अब है क्वेश्चन जो 56-64 बीपीएससी 2015 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो याद रखिएगा ये B.A. स्मिथ थे
ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अब ये 39 बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, बोग जकोई का महत्व इसीलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोग जकोई का महत्व इसीलिए है कि जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध पूछ रहा है। तो ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और पुरुष्पी। तो यह पुरुष्पी नदी पे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया और वर्तमान में पुरुष्पी नदी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, सीधे तौर पर पूछ लिया जाएगा कि पुरुष्पी नदी को वर्तमान में किस नदी के रूप में जाना जाता है? तो रावी नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का पूछ रहा है कि कौन सा मंडल सोम को समर्पित है पूर्णतः? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो यह 9वां मंडल है, वो पूर्णतः सोम को समर्पित है और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है जिसमें 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। अब है क्वेश्चन, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन उसकी प्रकृति चेंज कर दी है। वो 42nd में पूछा था और देखिए 40वां बीपीएससी 1995 में क्या पूछ रहा है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह सोम और इस्पे का नामाकृत देवता को समर्पित है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भागवत गीता, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? देखिए 66 बीपीएससी जो कि दिसंबर 2020 में हुआ था उसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म पूछ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है 42 में, 47 में और 53, 55 बीपीएससी में। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। अब देखिए 40 बीपीएससी में, 40वां बीपीएससी में पूछा है जो 2001-2 में हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु पूछ रहा है तो वो पावापुरी में हुई थी महावीर जैन की मृत्यु। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि 47 बीपीएससी 2005 में पूछा था, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य पूछ रहा है। ऑप्शन है जमाली, योसुद, विपिन और प्रभास। तो जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था। और है नेक्स्ट जो 40वां बीपीएससी में पूछा 1995 में, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ऑप्शन है 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपांग। तो 14 पूर्व जो है सो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब होता है पहला उपदेश। इसे ही बौद्ध साहित्य में इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र और वैशाली। तो सारनाथ इसका आंसर हो जाएगा। जब बोध गया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली उसके बाद अपना पहला उपदेश वो सारनाथ में दिया था और यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था। ये जो उपदेश था वो इसी से संबंधित था, दुख और दुख के कारण, दुख का अंत और उनके समाधान से संबंधित था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। इसे ही बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया, मतलब कि शरीर का त्याग करना। तो ऑप्शन है लुम्बिनी में,
बोध गया में, कुशीनगर में और कपिलवस्तु में। देखिए 47 बीपीएससी और 53 से 55 दोनों बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और कुशीनगर को कुशीनारा कहा जाता है और ये मल्ल राज्य की राजधानी थी कुशीनगर। और यहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में 80 साल के थे भगवान बुद्ध। उस समय इनकी मृत्यु हुई और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में, जो कि मल्ल की राजधानी थी। नेक्स्ट है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, जो कि देखिए 63 बीपीएससी 2017 में पूछा है, जो कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक थी। ऑप्शन है जैन, हिंदू, पारसी और बौद्ध। तो बौद्ध की धार्मिक पुस्तक थी। और ध्यान रखिएगा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं को संकलित किया गया त्रिपिटक में और उन्हें उसे ही त्रिपिटक कहते हैं। और उसको ये कौन कौन से हैं, तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। यही त्रिपिटक था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट है त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और ऑप्शन देखते हैं। और थर्ड ऑप्शन है जैन धर्म और ईसाई धर्म। देखिए 66 पीपीएससी में पूछा गया था। तो त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। समान नहीं पूछ रहा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। ये 40 बीपीएससी में पूछा गया था, 40वां बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। तो आत्मदाह जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। गौतम बुद्ध का जो मार्ग था वो मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। वे मोक्ष के लिए कठोर साधन एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे बौद्ध धर्म में। लेकिन वहीं जैन धर्म में इसके विपरीत थी और महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। तो आत्मदाह ये समान नहीं था। नेक्स्ट है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का, तो यह 5वीं पीढ़ी का है। जो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो 5वीं पीढ़ी का है। देखिए 48 से 52 बीपीएससी 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो आजीवकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह में के रूप में किया था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये 40वां बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो मखली गुलास आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। और ध्यान रखने वाली बात है कि ये महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। शिष्यता त्यागने के बाद ये आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना किए थे। तो मखली गुलास ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन, अशोक, बिंबिसार और महापदानंद। तो उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। 48 से 52 बीपीएससी में पूछा गया है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है जो कि 46 बीपीएससी में पूछा है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया है। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा है वो देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, उदयन होगा। और देखिए क्वेश्चन की प्रकृति को चेंज करके नेक्स्ट पूछ दिया है 46 बीपीएससी में, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। इसका भी आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में सर्वप्रथम चयन किया गया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट बनाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है बनाना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 44 बीपीएससी में पूछा है, निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। सेम क्वेश्चन है लेकिन उसकी जो है पूछने का जो तरीका है वो चेंज कर दिया है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 48 से 52वीं बीपीएससी में पूछा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। वैशाली जो है विश्व का पहला गणतंत्र वो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 53 से 55 में पूछा गया है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा है, ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या गिरिव्रज और चंपा। तो राजगिरी जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी जिसे वर्तमान समय में राजगिरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। अजातशत्रु के वंश का नाम था वो हर्यक वंश के थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु का जो शासनकाल था वो 492 से 460 ईसा पूर्व में इनका शासनकाल था। और हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे, जो कि बिंबिसार अजातशत्रु के पिता थे, और अजातशत्रु ने इनकी मृत्यु कर दी और राजगद्दी पर बैठ गया था पिता की हत्या करने के बाद। अब है 48 से 52 बीपीएससी प्री 2008 में पूछा है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो ये विलियम जोन्स ने की। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो ये देखिए यूपी पीसीएस 2008 में और 48 से 52 बीपीएससी 2008 में यह क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज थे, अंग्रेज विद्वान थे, इन्होंने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट है जो 47वां बीपीएससी में पूछा गया है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम था इंडिका, और इस इंडिका में मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत इसी से मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन फिर पूछ दिया है। उसमें पूछा था कि मेगास्थनीज किस पुस्तक के लेखक है, और देखिए इंडिका के लेखक कौन है। तो मेगास्थनीज इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इंडिका से पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया गया है, लेकिन वो आंसर सेम ही होगा इसका। अब है मेगास्थनीज दूत था। देखिए 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो मेगास्थनीज सेलूकस का दूत था, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। अब है 48 से 52 बीपीएससी में पूछा गया है, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट था वो बृहदत्त था, अंतिम मौर्य सम्राट। और बृहदत्त की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर दी, और उसी के साथ मौर्य सम्राट का अंत हो गया, और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शासन पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपाधियां वर्णित है। तो जूनागढ़ के अभिलेख में रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो पूछ रहा है कि जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव किस राजा का था। ऑप्शन है दशरथ, बृहदत्त, खारवेल और हुविस्क। तो खारवेल का जो है वो जैन धर्म के प्रति, खारवेल के राजा का जैन धर्म के प्रति झुकाव था। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो ऑप्शन है महामेघ वाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहक वंश से और रठ भोजक वंश से, और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से 7 से 62 में पूछा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 5659 बीपीएससी 2015 में पूछा था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र, कनिष्क और समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त की जो विजय गाथा है इनका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं हरिसेन। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है और उसमें समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन है। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। हुनों को पराजित किया था गुप्त सम्राट कौन था? तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और रामगुप्त। तो स्कंदगुप्त के द्वारा हुन का पराजित किया गया था। और नेक्स्ट है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? अपरहत कहा जाता है किस प्रकार की भूमि को? यह देखिए 60 से 62 में पूछा गया था। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिर 60 से 62 में ही पूछा था। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। तो भारत की यात्रा कब से कब तक की थी उसका कार्यकाल पूछ रहा है। तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। उन्होंने 5 वर्षों तक भारत में रहे थे। नेक्स्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हर्षवर्धन के शासनकाल में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में तो फायान, वेनसांग, इत्सिंग और तारानाथ। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग जो एक चीनी यात्री थी इन्होंने भारत की यात्रा की थी। और ये जब भारत का यात्रा कर रहे थे तो इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसे CU की भी कहा जाता है। ये वेनसांग के द्वारा जो रचना की गई थी उसे CU की कहा जाता है। नेक्स्ट है कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन की पुस्तक का नाम है वो राजतरंगिणी है, ध्यान रखिएगा। कल्हन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। नेक्स्ट है उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह बिहार राज्य में अवस्थित है उदंतपुरी। और ये उदंतपुरी है ये बिहार राज्य में है। और इसकी जो स्थापना है वो पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के द्वारा की गई थी। तो कभी कभी अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र निम्न में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा की गई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। और उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार में ही। देखिए 60 से 62 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा। तो आखिरी क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक पूछ रहा है। तो नन्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक था। और नन्यदेव का जो है इसके संस्थापक थे और इसकी राजधानी सिमरावगढ़ में बनाया गया था इनके द्वारा। और इनका जो शासनकाल था कर्नाट वंश का वो 1097 ईस्वी से लेकर के और 1325 ईस्वी तक कार्यकाल था कर्नाट वंश का। तो यही था क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर दोस्तों को बताएं। और इसी तरीके का वीडियो अपलोड किया जाएगा जल्द ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।